और उत्तराखंड में चल रहे भर्ती घोटाले के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर है, विधानसभा में हुई 72 विवादित भर्तियां अब रद्द हो सकती हैं और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में इस पर फाइनल फैसले के लिए विचार चल रहा है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस मामले को देख रहे हैं। जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई 72 भर्तियों को रद्द किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है विधानसभा में बैकडोर एंट्री मामले को लेकर। वहीं पेपर लीक घोटाले में भी पुष्कर सिंह धामी बड़ा फैसला ले सकते हैं। भर्तियों की जांच पर सीएम धामी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, जानकारी सामने आ रही है। अभी एसटीएफ मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। और अब बड़ी खबर है कि पेपर लीक घोटाले की जांच में सीएम धामी बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। डिमांड उठ रही थी लगातार कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए पेपर लीक मामले की। विपक्ष की ओर से भी इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा था। तो बड़ी खबर आ रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कोई बड़ा फैसला पेपर लीक मामले में ले सकते हैं। एसटीएफ फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। अब तक 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई बड़े खुलासे हुए हैं। वहीं हरीश रावत कह रहे हैं कि कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल नेता इस मामले में बलि की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो विधानसभा में बैकडोर एंट्री के मामले में 72 भर्तियां रद्द की जा सकती हैं। इसके बारे में जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस मामले को देख रहे हैं और जल्द ही प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई 72 भर्तियों को रद्द किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है इस मामले में। दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। दीपांकर, बहुत बड़ी खबरें आ रही है। पहले बात बैकडोर एंट्री की कर लेते हैं। अगर 72 भर्तियों के रद्द होने की बात सामने आ रही है, कितनी पुख्ता है ये खबर? और साथ ही अगर ये 72 भर्तियां अगर रद्द होती हैं तो क्या इससे पहले के कार्यकाल जो कि माना उन्होंने कांग्रेस के टाइम में, उस वक्त भी इस तरह की भर्तियां हुई थी, उस पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल मेरे सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा में जो 72 पदों के लिए भर्तियां हुई है, जिनको लेकर विवाद हुआ है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री है, पूर्व स्पीकर बीजेपी के थे और उन्होंने माना था कि हाँ, मंत्रियों के पीआरओ नौकरी पर लगे, मंत्रियों के करीबी नौकरी पर लगे और वो बीजेपी के हैं। उनके नामों की तमाम लिस्ट वायरल है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में बीजेपी संगठन के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है कि कैसे इस जो अपमान जिस वक्त बीजेपी का हो रहा है, बीजेपी की जो निंदा हो रही है जगह जगह, बीजेपी इन दागों को धुलना चाहती है। तो केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पे जो प्रभारी है दुष्यंत गौतम, जिनका कल न्यूज 18 पे इंटरव्यू भी था और उन्होंने ये बात मानी थी कि पार्टी संगठन इसको लेकर गंभीर है। तो सूत्रों की जो खबर है कि दिल्ली में मंथन चल रहा है और बहुत जल्द एक फैसला होगा और वो फैसला कहीं ना कहीं यही होने वाला है कि ये नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। दूसरा सवाल ये कि जो पुरानी भर्तियों को लेकर आपने पूछा, जिस भर्ती को लेकर फिलहाल विवाद खड़ा हुआ है, बीजेपी फिलहाल उन दागों को धुलना चाहती है। आगे क्या फैसला होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दीपांकर, एक और बड़ी बात यह है कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर की जा सकती है। सीएम इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस बारे में क्या जानकारी? अब बिल्कुल अमित, दूसरा मसला यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक भर्ती मामले में लगातार स्टेप आगे बढ़ाए हैं और अब खबर यह है कि जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में ये मामले सामने आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला जल्द ले सकते हैं भर्तियों को लेकर। और ये चाहे सीबीआई जांच हो या फिर किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की बात हो, तो इसको लेकर भी सरकार लगातार मंथन कर रही है और 1-2 दिन में बड़ा फैसला मुख्यमंत्री का भी सामने आ सकता है। जी दीपांकर, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 बहुत बड़े मामले और इनमें बड़े फैसले हो सकते हैं जो अब देखने को मिलेंगे। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में ही ये 72 भर्तियां हुई जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भर्ती के मामले में पूर्व स्पीकर और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब अग्रवाल का कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है और इससे पहले भी मीडिया के सामने प्रेमचंद अग्रवाल ने यही कहा था कि उनको विशेषाधिकार है इन लोगों को रखने का और नियमों के तहत ही उन्होंने ये भर्तियां की हैं। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने जिस प्रकार से एक नियोजित तरीके से कुछ षड्यंत्र या कहिए कि जो लोग ये चला रहे हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज से 4 दिन पहले कह दिया कि हम शुरू से लेकर आज तक की और इन भर्तियों की जांच करेंगे, तो स्वतः ही विषय को अब फिलहाल जब तक ये जांच होगी तब तक शांत हो जाना चाहिए। और मैं भी उस दायरे में आ रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और राज्य में भर्ती में हुए घोटालों का मामला अब गर्माता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने बड़ा दिल दिखाया और अपनी भर्तियों पर माफी मांगी। माहरा ने कहा कि अब जिन बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार और करीबी नौकरी में लगे हैं, उनको राज्य के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बीजेपी नेताओं को इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए।
देखिए, इसमें मैं कुजवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए माफी मांगी। उन्होंने कहा मुझसे गलती हुई, ये बड़प्पन है। गलती होने के बाद उसको स्वीकार करना एक बड़ी बात होती है। यहाँ तो गलतियां भी कर रहे हैं, आंखें भी दिखा रहे हैं, सीना जोरी भी हो रही, चोरी भी हो रही। जितने लोग हैं जिनकी लिस्ट जारी हुई है, जिन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को लगाया है, उनको उत्तराखंड के नवयुवकों नवयुवतियों से जो योग्य हैं माफी मांगनी चाहिए और उनको अपने राजनीतिक जीवन से अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो राजनीति भी गजब की है। कुंजवाल ने माफी मांगी तो प्रदेश के युवाओं को भी उन्हें माफ कर देना चाहिए, बड़ा दिल दिखाते हुए। हाँ, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता डिमांड कर रहे हैं। इधर भर्ती घोटाला उत्तराखंड बीजेपी से बड़े नेता की बलि लेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बात कह दी है और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के बयान के पलटवार में उन्होंने बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो सही होगा पार्टी वही फैसला लेगी। विधानसभा में कांग्रेस के वक्त गलत भर्ती हुई या बीजेपी के वक्त, यही बहस अब बलि तक पहुंच गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर जवाब देते हुए हरीश रावत ने कहा कि ये घोटाला कांड उत्तराखंड में बलि लेगा और मुझ पर कार्रवाई से पहले बीजेपी को अपने उन खिलाड़ियों से सवाल पूछने चाहिए जो 5 साल से भर्ती का खेल खेल रहे थे और इसीलिए इस बार किसी न किसी नेता की बलि होगी। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बात बड़ी कर रहे हैं, लेकिन शक की सुइयां आ रही हैं उनकी तरफ, क्योंकि पिछले 5-1 साल में भर्तियां तो हुई नहीं, यही खेल करते रहे ये लोग जो है। तो ये जो खेल करते रहे, भर्ती खेल करते रहे, तो उन खिलाड़ियों की बलि तो जाएगी, बलि तो उत्तराखंड लेगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इंटरव्यू में कहा था, विधानसभा भर्ती मामले को पार्टी देख रही है और इस तरह की भर्ती हरीश रावत के वक्त से हो रही है। अब विधानसभा भर्ती का क्या होगा ये तो स्पीकर को तय करना है, पर हरीश रावत के बलि वाले बयान पर बीजेपी का कहना है कि सब कुछ राष्ट्रीय संगठन देख रहा है। और चिंताजनक तो है ही है, लोगों में विश्वास उठ रहा है, मगर चूंकि मामला विधानसभा का है और विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, मगर जनहित में इसको हमारे हाईकमान ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेपर लीक मामले में एक्शन दिखाकर सरकार की मंशा बता चुके हैं, पर विधानसभा में बीजेपी नेताओं के करीबियों की भर्ती ने पार्टी के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई विधानसभा भर्ती मामला किसी बड़े नेता की बलि लेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पेपर लीक घोटाले में आज 31वीं गिरफ्तारी भी हो गई है। एसटीएफ ने आरोपी कांस्टेबल विनोद जोशी को गिरफ्तार कर लिया है और इसी मामले में पकड़े गए मनोज जोशी का भाई है विनोद जोशी। आरोपी को उधम सिंह नगर के सितारगंज से अरेस्ट किया गया। आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर कई लोगों का पेपर सॉल्व कराया था। तो एक के बाद एक गिरफ्तारी का दौर आगे बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज एक और गिरफ्तारी एसटीएफ की तरफ से की गई है। 31वीं गिरफ्तारी इसे बताया जा रहा है। और इसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी के बिजनौर से सॉल्वर गैंग के सदस्य ललित राज शर्मा से उत्तराखंड एसटीएफ ने करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की, जिस दौरान ललित राज ने कई बहुत बड़े खुलासे किए। ललित राज शर्मा ने अपने घर में पेपर सॉल्व किए थे। वहीं बताया जा रहा है कि ललित राज ने कई राज उगले हैं, जिससे कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं। पेपर लीक मामले में बिजनौर से कई लीड मिली हैं। यहीं से एक बड़े आरोपी केंद्रपाल को भी गिरफ्तार किया गया था। और पेपर लीक मामले की जांच तकरीबन 90% तक पूरी हो चुकी है और जल्द ही इस मामले में एसटीएफ अब चार्जशीट भी फाइल करने की तैयारी में। 22 जुलाई को शुरू हुई मामले की जांच में अब तक 31 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। करीब 200 नकलची चिन्हित किए गए हैं, तो वहीं 1 करोड़ से ज्यादा का कैश भी बरामद हुआ है। एसटीएफ का कहना है कि अब 1 या फिर 2 लोगों को ही पकड़ा जाना बाकी है और साथ ही नकल करने वालों पर भी केस दर्ज होगा। जल्द से जल्द मामले की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। एसटीएफ का कहना है कि अन्य भर्तियों की जांच भी जल्द ही शुरू होगी, जिसमें कई बड़े आरोपियों के पकड़े जाने की संभावना है। अरेस्टिंग बाकी है। और रही स्टूडेंट्स की बात, स्टूडेंट्स भी अभियुक्त तो बनते हैं,
जिन्होंने नकल की है क्योंकि वो पैसा दे करके भर्ती हो रहे हैं, तो वो दूसरों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी 420 का केस लगाएंगे, ठीक है, पर वो चार्जशीट होंगे और मुकदमा चलेगा उनके ऊपर भी। तो विवेचना के हम नज़दीक हैं, किंतु मतलब काम बाकी है। तो एक तरफ एसटीएफ यहां पर अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ इसी मामले की सीबीआई जांच का भी फैसला लिया जा सकता है। और उत्तराखंड में 2015 में हुई दारोगा भर्ती की भी जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस को इस मामले की जांच दी गई थी और अब विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 2015 में 339 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें से 10% दारोगा ऐसे हैं जो भर्ती तरीके से भर्ती हुए और इन पर विजिलेंस जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल, तो गलत तरीके से इनकी भर्तियां हुई हैं, इन पर कार्रवाई हो सकती है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में पकड़े गए आरोपियों भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिन्होंने दारोगा भर्ती में गड़बड़ी करवाई थी। विजिलेंस जल्द ही इसकी भी लिस्ट तैयार करेगी। कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ी हुई है कोई, और वो फिर उसको जरूर, मुझे विश्वास है विजिलेंस उसको पकड़ेगी, और गड़बड़ी पकड़ेगी तो फिर मुकदमा दर्ज होगा ही। और उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी की कहानी बड़ी होती जा रही है और भर्तियां भी अलग अलग तरह की जिनमें गड़बड़ी सामने आ रही है। अब उत्तराखंड की 4 यूनिवर्सिटी भर्तियों को लेकर सवाल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का यह कहना है कि हल्द्वानी में ओपन विश्वविद्यालय में 56 भर्तियां नियमों को ताक पर रखकर की गई, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी ने मंजूरी नहीं दी। और इसी तरह श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी में 65 करीबियों को समायोजन के नाम पर फिट किया गया और जिनको रखा जाना था उन्हें दरकिनार कर दिया गया। इसी तरह का बड़ा घपला नौकरी के नाम पर आयुर्वेद और टेक्निकल विश्वविद्यालय से भी जुड़ा हुआ है और कांग्रेस जल्द ही सारे फैक्ट जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है। करण माहरा का कहना है कि अलग अलग भर्ती घोटालों के साथ विश्वविद्यालय में भर्तियों की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटी के जो 56 भर्तियां में उसमें भी बहुत बड़े घोटाले की बात आ रही है। आउटसोर्सिंग से इनको नियम विरुद्ध भर्तियां की गई हैं, जिसमें वित्त सचिव ने ऑब्जेक्शन करते हुए विभागीय अधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई करने के बजाय उसमें नियुक्तियां कर दी गई। उसी तरीके से श्रीदेव सुमन में 65 भर्तियां हुई है, जिसमें पहले वरिष्ठता के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां होनी थी, लेकिन अफसोस है कि वो नियम को चेंज करते हुए सीआर को उसमें जोड़ा गया ताकि अपने चहेतों को मदद करी जाए, जिसमें बहुत बड़ा घपला है। और भर्ती घोटालों को लेकर अब युवाओं का गुस्सा भी सड़कों पर दिखने लगा है। यूके SSSC और विधानसभा में हुई भर्ती के खिलाफ उत्तरकाशी के बड़कोट में युवाओं ने बड़ी रैली निकाली और इसी दौरान सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी हुई। बड़कोट से जुलूस निकालकर तहसील में धरना प्रदर्शन किया युवाओं ने और सभी मामलों की जांच की मांग की है। सभी मामलों की सीबीआई जांच की मांग की गई है। धांधली चल रही है, ये रिश्वतबाजी चल रही है, इसको बंद कराओ। हमारा कहना यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ उत्तराखंड सरकार बहुत धोखाबाजी कर रही है। हमारी ये मांग है कि इसकी सीबीआई जांच कराए, पर सरकार इसकी सीबीआई जांच के वजह से इसको टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये धांधली बड़े लेवल तक हुई है, जिसमें तो विभाग अलग अलग, संस्थान अलग अलग, भर्ती की तारीखें अलग अलग, परीक्षाएं अलग अलग, लेकिन सब में गड़बड़ी का मामला कॉमन। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून के विकास नगर के पास कालसी रोड पर हुए हादसे की। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। यह हादसा कालसी कोठी इच्छाड़ी रोड पर हुआ, जहां एक गाड़ी 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे की खबर पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खाई से शवों को बाहर निकाला। शवों को निकालकर पुलिस को सुपुर्द किया गया। मृतकों में दिलशाद और पमिश हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि तीसरे शख्स की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उत्तरकाशी में तिलोथ पुल का काम चल रहा है। यहां पुल के एम्बेटमेंट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में एक सांड गिर गया। पानी से भरे गड्ढे में सांड के गिरने से खासा हंगामा मच गया। सांड को निकालने के लिए काफी मशक्कत लोगों को करनी पड़ी। बाद में क्रेन की मदद से इसे निकाला गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कुछ मजदूर भी सांड को निकालने के लिए गड्ढे में उतरे। सांड को रस्सी से बांधा गया और फिर निर्माणाधीन तिलोथ पुल के गड्ढे से इसे निकाला गया। हालांकि लंबे समय से बन रहे पुल की गति को लेकर लोगों में खासी नाराजगी भी है और इसी दौरान आज ये तस्वीर सामने आई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया।
एक तो फट गया। और इधर कुमाऊं के पहाड़ और मैदान को जोड़ने के लिए बनाए गए रानीबाग पुल का आखिरकार उद्घाटन हो गया है। ये 2 लेन पुल पिछले 1 महीने से बनकर तैयार था, लेकिन डेट तय नहीं होने के चलते पुल का उद्घाटन नहीं हो पा रहा था। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया। और आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस पुल को जनता के नाम किया, जिससे हल्द्वानी से भीमताल होते हुए पदमपुरी, मुक्तेश्वर, धानाचूली और अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का सफर अब आसान हो जाएगा। इस पुल के लोकार्पण होने से जहां काफी सहूलियत होगी, सहूलियत के साथ साथ जो घंटों पुल को पार करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब आप सबका आज से इंतजार समाप्त हो जाएगा। सरकार की रिक्वेस्ट और हम सबकी मांग पर ये पुल केंद्र सरकार ने सीआरएफ फंड से हमको दी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ करा। मैं स्वयं उनके साथ रहा हूं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा के शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण आंदोलन, शहादत और कठिन संघर्षों के बाद हुआ है। शहीद हुए आंदोलनकारी संपूर्ण राज्य की धरोहर है। आंदोलनकारियों, शहीदों के संघर्ष को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। विराम लगा शांतिपूर्ण आंदोलन, उनके ऊपर किस प्रकार से गोली चलाई गई, कौन कहां गया, कितने लोगों को तो पता नहीं। यहाँ से कई दिनों तक नेपाल तक जाना पड़ा। नेपाल में जाकर भी जो है उन्होंने उस आंदोलन को थमने नहीं दिया, रुकने नहीं दिया। और सच मानिए तो ये खटीमा की धरती, जहाँ 1 सितंबर 1994 को गोलीकांड हुआ था, इसने उत्तराखंड को जनने का काम किया है। और इस साल पहाड़ों पर बारिश काफी कम हुई है। ऐसे में सोरघाटी, पिथौरागढ़ में बारिश के देवता मोस्टा मानू से खासी उम्मीद लोगों ने की है। इस बार भी मोस्टा देवता से बारिश का आह्वान किया गया है। आपको भी लेकर चलते हैं मोस्टा मानू मेले में, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। हजारों की तादाद में उमड़ा ये जनसैलाब मोस्टा मानू मंदिर का है। सोरघाटी, पिथौरागढ़ में जब भी सूखा पड़ता है तो मोस्टा देवता के आह्वान पर हर हाल में बारिश होती है। इसीलिए 15वीं सदी से मोस्टा देवता का आह्वान हर साल इसी जोश और उत्साह के साथ होता है। सदियों से पिथौरागढ़ में मनाया जा रहा मोस्टा देवता का ये मेला धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। मोस्टा देवता को बारिश का देवता यानी वरुण देव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि बारिश नहीं होने पर मोस्टा देवता की आराधना हर हाल में बारिश लाती है। मोस्टा मानू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये नेपाल से आया है और जब जब यहाँ सूखा पड़ता है, हम लोग हवन यज्ञ करते हैं तो अवश्य बारिश होती है। मोस्टा मानू का मुख्य आकर्षण है मोस्टा देवता का ये डोला, जिसे कंधा देने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मची रहती है। मान्यता है कि जो भी इस डोले को कंधा देता है उस पर मोस्टा की कृपा हर वक्त बनी रहती है। मेले में ये भारी पत्थर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोगों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से कामना करता है वो इस पत्थर को उठा पाता है। हजारों की भीड़ में आज भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस भारी पत्थर को उठा पाते हैं। और इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। एक बार इस मंदिर में आकर के पूरे साल भर के लिए हम अपने को फ्रेश महसूस करते हैं। इस मंदिर के बारे में मैंने काफी सुना हुआ था पहले से, यहाँ आने की काफी इच्छा थी। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं यहाँ की काफी खुश हूँ। यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। ये मेला पहाड़ के लोगों की कृषि पर निर्भरता को तो दर्शाता ही है, साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास को भी बयां करता है। पहाड़ों में इतिहास की ये कहानियां लोगों को एकता के सूत्र में बांधने में कामयाब है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। राम सेवक सभा में केंद्र पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस दौरान कई लोग इसमें शामिल रहे। पूजा पाठ के बाद आज कदली के पौधे लेने के लिए दल को रवाना किया गया।
कल कदली का नगर भ्रमण होगा, जिसके बाद मूर्ति निर्माण होगा। अष्टमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए मंदिर में रखा जाएगा। आपको बता दें कि नंदा सुनंदा पहाड़ की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नैनीताल के सांसद ने कहा कि इस मेले को राजकीय मेले के तौर पर घोषित किया जाएगा। और ऐतिहासिक मेला है। नंदा राजजात तो आज विश्व प्रसिद्ध हो गया है, आप सब जानते हैं। और जो राम सेवक समाज नैनीताल द्वारा और नैनीताल की जनता द्वारा मांग उठाई गई है, उस पर पूरा विचार किया जाएगा। जैसे जो है नैनी झील में दीपदान का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। दूसरा जो है जिसमें हमारी पंच आरती होती है, उससे पहले 1 घंटा जो है 5 से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर भजन संध्या का भी। और इसी रिपोर्ट के साथ रुके